नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और इस करंट अफेयर में हम मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की वो खबरें जो हमारे एग्जाम एमपीपीएससी और व्यापम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें केवल हम उनमें फोकस करेंगे। आप सभी को करंट अफेयर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग प्रदेश के कितने नगर निगमों में लागू किया गया है। ये आपको मालूम है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है पहला राज्य है जिसने ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने का निर्णय किया है। और इसका जो बेस ईयर रहेगा और कब से इसकी शुरुआत होगी वो हमने कल के करंट अफेयर में डिटेल्स में बताया था। अभी इसे मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम जो है 16 नगर निगम वहां पर लागू किया गया है। वर्ष 2022 के मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया कौन बने हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, तो उनका नाम है विनीत शर्मा। मुबारक खत्री अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ये लगातार दूसरी बार करंट अफेयर्स में ये आ रहे हैं और ये अपनी बाग प्रिंट कला के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया गया है और आने वाले समय में भी इनको एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश भामाशाह पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र में दिया जाता है? करदाताओं को दिया जाता है और ये जो अच्छे कर भरते हैं वो किसी भी प्रकार का कर हो उनको दिया जाता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के साथ बरेली और मौनिया नृत्य की एक परंपरा है। यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड आप सभी को पता है हमारे मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से यहाँ एक बहुत बड़ी धरोहरें हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से बहुत एक तरह से हम ये कह सकते हैं बहुत रिच एरिया माना जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या था। नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाने वाला है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो युवराज सिंह है। सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है संगीता वर्मा जी को। और आपको पता है कि सीसीआई ने अभी हाल ही में गूगल के ऊपर लगभग 1500 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल यानी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है पुरी में। और जो पहला विद्यालय था इस प्रकार का वो खुला था अपने उज्जैन में संदीपनी आश्रम के पास, वहां पे ये वैदिक स्कूल खोला गया है। निम्न में से कौन हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना? यानी भारत तीसरे नंबर पे उसे सबसे ज्यादा निर्यात करता है, वो देश कौन सा है? तो वो देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड के साथ जिस दिन हमारा क्रिकेट था उस दिन दोनों चीजें ये साथ साथ में हुई हैं। इसके पहले ये चाइना था, चाइना को रिप्लेस करके नीदरलैंड बना है और बांग्लादेश को भी इसने पीछे किया है। निम्न में से किसे वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है? तो वो देश है वो जो कॉलेज है वो IIT मद्रास है। शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के साथ। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इस फेस्टिवल का जो आयोजन है किस टाइगर रिजर्व के द्वारा किया जाएगा? पेश टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है। उस समय में हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे उद्घाटन होंगे, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। उन सभी को हम कवर करेंगे और आप उस समय पे जो भी गतिविधियां होंगी उनको आप न्यूज़पेपरों पे जरूर पढ़ते रहेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाएं। क्योंकि आपके जो अगले पेपर है वहां से प्रश्नों के बनने की बहुत सारी संभावनाएं होंगी क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार भी 1 से 7 नवंबर के आसपास दिए जाएंगे क्योंकि जो अगला वर्ष है वो चुनावी वर्ष है और ये आयोजन अगले वर्ष नहीं हो पाएंगे। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई का आयोजन है ये बहुत सारी तितलियां रहेंगी वहां पे। एक तरह का ये कह सकते हो आप कि ये बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया है। उन्हें तितलियों का प्रकृति के साथ जोड़ा जाएगा, बताया जाएगा किस प्रकार से इनका हमारे जीवन पे इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आयोजन कर रहा है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कर रहा है और ये 1 तारीख से 6 तारीख तक 2 जगहों पर करेगा। एक तो आपका पनार पानी गार्डन जो पचमढ़ी में है, इसका नाम भी आप याद रखेंगे थोड़ा सा कि ये पनार पानी गार्डन कहाँ पे है, तो ये पचमढ़ी में है। दूसरा है परसा पानी, ये नर्मदापुरम में है। इन 2 जगहों पे बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया जाएगा और इन दोनों कार्यक्रमों का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के द्वारा किया जाएगा।
पूरा का पूरा जो फोकस है कि इनका जो जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, ये रहते किस प्रकार से हैं प्रकृति में, ये इनका क्या उपयोग है, ये सारी चीजें जो बच्चे होंगे स्कूल के उनको गाइड किया जाएगा, ताकि उनके अंदर एक संवेदनशीलता का क्या हो, संचार हो, वो एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में आगे चल के बढ़े। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर, 5 नवंबर, 14 नवंबर को या 15 नवंबर को मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर 15 नवंबर होगा। आप सभी को पता है 2021 से इसकी शुरुआत हुई है और प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 नवंबर को जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनकी जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हमारे देश के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं आज आजादी के, उसके अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और जब शुरू किया गया था इसको तो बहुत बड़े स्तर पर लगभग जो सभी जनजातीय राज्य है वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। जो बिरसा मुंडा है इनका जो जन्म हुआ था ये 15 नवंबर को 1875 में हुआ था और वो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के आसपास में जो आज का झारखंड और बिहार है, उस समय पे बिहार और झारखंड एक थे और ये बांग्ला जो हमारा पश्चिम बंगाल है उससे जुड़े हुए भी राज्य थे। उस समय पे इनका जब जन्म हुआ वहां पर इन्होंने क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन था वहां पर इन्होंने आदिवासियों पे राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत की और आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बड़े एक आंदोलन का नेतृत्व किया। अब सरकार ने क्या किया है, जो रांची की एक पुरानी जेल है जहां पर बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था और उन्होंने अपने वहां पे प्राण त्यागे थे, उस जगह को एक संग्रहालय के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और ये जो रांची का संग्रहालय है ये हमारे देश के जो 10 संग्रहालय हैं, प्रमुख संग्रहालय हैं, उनमें से ये एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जिसका जो पूरा का पूरा दारोमदार भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया है। आदिवासियों के रूप में भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाला एकमात्र ऐसा संग्रहालय होगा, क्योंकि सरकार ने अभी इसको काफी अच्छे से मनाने की घोषणा करी है, इसलिए खबरों पे बना हुआ था। स्वर्गवासी श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। ये जो पुरस्कार है स्वर्गवासी श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न एक बार एमपीपीएससी के जो रजिस्ट्रार का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो पुरस्कार पहले दिया जाता था ये केवल अध्ययन से जुड़े हुए प्राचार्य शिक्षकों को दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया है सरकार ने, इसमें एक बदलाव किया है। क्योंकि जो शिक्षा से एक तरह से केवल प्राचार्य और शिक्षक ही नहीं जुड़े होते, उस विद्यालय के या परिसर से ग्रंथपाल हो गया, क्रीड़ा अधिकारी हो गए, जो बाकी के जो कर्मचारी होते हैं वो भी उस विद्यालय में अपना योगदान देते हैं, तो उन्हें भी इसमें सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। तो प्रश्न में भी उस समय यही पूछा गया था, इनमें से किसे दिया जाता, प्राचार्यों को दिया जाता है या शिक्षकों को दिया जाता है, और ये बाकी के ऑप्शन थे। लेकिन अब ये ऑप्शन सभी के सभी लोगों को दिया जाता है, सभी कर्मचारियों को वहां पे दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में कितनी राशि तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं? 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो अधिकतम राशि स्वीकृत की जाती है इस योजना के लिए, एक प्रकार की स्वरोजगार योजना है। रोजगार लगाने के लिए इसमें 50 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत की जाती है। ये अलग अलग क्षेत्र के लिए होती है। जो विनिर्माण से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित यदि कोई उद्योग लगाना जाता है तो उसको 1 लाख से 50 लाख रुपए तक, यदि कोई सर्विस सेक्टर का रोजगार या व्यवसाय डेवलप करना चाहता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। उसकी जो वार्षिक आय होनी चाहिए 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसमें सरकार की तरफ से 5 वर्ष का जो ब्याज होता है वो दिया जाता है, अनुदान के रूप में दिया जाता है। लेकिन जो प्रमुख बातें हैं आप इसकी हमेशा याद रखेंगे, 5% का इसमें सरकार की जो प्रतिवर्ष दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है। 25 लाख रुपए तक का किसके लिए दिया जाता है? सर्विस सेक्टर के लिए दिया जाता है, और विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का दिया जाता है। अब इसके क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न, क्योंकि ये प्रमुख योजनाएं हैं जो अभी चालू हुई है 2022 में, तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी योजना जो चालू की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना,
इसमें कितनी राशि तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं? 1 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख रुपए तक की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 लाख रुपए तक की इसमें जो राशि होती है अधिकतम स्वीकृत की जाती है। ये भी क्या है, ये दोनों की दोनों जो योजनाएं हैं, 3 योजनाएं एक्चुअली में इसमें चालू की गई थी। और सरकार का जो उद्देश्य है, जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए समाज के लोग होते हैं या युवा होते हैं, उनको 18 से 55 वर्ष तक की एक तो उनकी आयु होनी चाहिए और उनको स्वरोजगार से गतिविधियों के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इसमें 7% तक की अनुदान पे दिया जाता है। और जो इसकी गारंटी होती है सभी योजनाओं की, ये मध्य प्रदेश शासन के जो सरकार है वो लेती है। तो ये योजनाएं इसलिए भी खबरों में बनी हुई है क्योंकि सरकार इनको लागू करने के लिए इन पे अलग अलग मेले का आयोजन कर रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 जो कि हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। भूत कोला अनुष्ठान के संबंध में इन कथनों पर हमें विचार करना है। पहली बात तो ये जो भूत कोला दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ या उडुपी में तेलुगु भाषी लोगों द्वारा वार्षिक लोक एक अनुष्ठान है। यह भूत शब्द का जो अर्थ है अलौकिक, शक्ति की भावना, या कोला का अर्थ शक्तियों के लिए एक तरह का समारोह। भूत आपको पता होता लौकिक नहीं होते, वो अलौकिक होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, कई बार लोगों को दिख जाते हैं। तो ये क्या है, जो कन्नड़ में है, इनसे जुड़ा हुआ एक तरह का ये शक्तियों को बुलाने का एक पर्व होता है। आपको ये बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल एक अथवा दोनों बातें सही हैं, या दोनों बातें गलत हैं, या केवल दूसरा शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें सिर्फ दूसरी बात सही है। डिटेल देख लेते हैं ये खबरों में क्यों है। अभी एक हाल ही में साउथ इंडियन एक मूवी आई है जिसका नाम है कंतारा, काफी अच्छी मूवी है, आप सभी एक बार जरूर देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, वहां पे इसको अलग नाम से जाना जाता है। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ देवी आती है या भगत आते हैं, उनको जो लोक देवता होते हैं वहां के, वो उनके अंदर आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर आ गए। तो ऐसा ही उससे जुड़ा हुआ है। जो भूत कोला है कर्नाटक में दक्षिण और उत्तर कन्नड़ और जो उडुपी है, यहाँ के केरल के कुछ जिलों में जो तुलु भाषी लोग होते हैं, उनका एक ये वार्षिक लोक अनुष्ठान है। यहाँ पर क्या होता है कि आत्माओं या देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ आदिवासी समाज में ही नहीं, केवल हमारे जो सामान्य होते हैं, जब नवरात्रे आते हैं उसमें आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलता होगा उस समय पे। तो यहाँ पे भूत सर्व जो का अर्थ होता है वो अलौकिक शक्ति की भावना, कोला का अर्थ क्या होता है? शक्तियों के लिए एक समारोह। तो मतलब एक अलौकिक शक्तियों का एक समारोह होता है जिसे भूत कोला बोलते हैं। ठीक है, अब जो तुलु आदिवासी हैं, इनकी परंपरा में भूत कोला या दैव कोला एक गैर वैदिक अनुष्ठान है। ये वैदिक अनुष्ठान में नहीं आता, ये गैर वैदिक अनुष्ठान में आता है, जहाँ पे भूतों या देवों के जो इनके संरक्षक होते हैं उनकी क्या की जाती है? ये पूजा की जाती है और इसको व्यापक रूप में मनाया जाता है। और जो इनका ऐसा मानना है, ऐसी मान्यताएं होती, और ये मान्यताएं हमारे यहाँ भी हैं कि जो यदि कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जो इंसिडेंट हो जाते हैं, उनसे ये हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आपके भी गांव घर में जो देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, कई बार या गांव के देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है कि ये हमारी जो कोई बीमारी है या किसी प्रकार की जो घटना है, आकस्मिक घटना है, उससे हमारी रक्षा करेंगे। तो ये शब्द जो है काफी जुड़ा हुआ है ये पर्व, क्योंकि ये मूवी इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित है, खबरों में बनी हुई है। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे आ सकता है कि भूत कोला जो है किधर का पर्व है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी ने हाल ही में निम्नलिखित से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल के बीज को उत्पादन के लिए मंजूरी दी है? जेनेटिक्स में सरसों को दी है, बैंगन को दी है, कपास को दी है, टमाटर को दी है, अभी तुरंत ही दी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सरसों। काफी समय से इस पर विवाद चल रहा था। अभी क्या हुआ है कि जो जीईएसी है, इन्होंने भारत की जो पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों है, इसको वाणिज्यिक रिलीज से पहले बीज उत्पादन की मंजूरी दे दी है। इसका जो नाम होगा DMH11 होगा। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि DMH क्या है, DMH11 क्या है? एक प्रकार की फसल है, फूल है या फल है, या इससे सरसों का निम्न में से कौन सा एक क्या कहते हैं जेनेटिक बीज है? अब जेनेटिक्स बीज में इसमें क्या होता है? इसके डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। आपको पता है कि इसकी जो मंजूरी है बहुत आसानी से नहीं दी जा रही है, क्योंकि इन चीजों को लेकर के काफी सारे विवाद भी है, पर्यावरण से संबंधित भी विवाद है, या आने वाली बीमारियों से भी संबंधित विवाद को लेकर के इस वजह से इनकी परमिशन जल्दी नहीं दी जाती। क्योंकि बैगन के लिए भी अप्लाई किया गया था, लेकिन उसको क्या हुआ? मंजूरी नहीं दी है।
क्योंकि ये अभी तात्कालिक रूप से तो हमें ऐसा लग रहा है कि किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जो जेनेटिक बीज तैयार किए जाते हैं इनके डीएनए में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, तो इनमें रोगों के लगने की संभावना कम होती है। क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के समय में क्या प्रॉब्लम जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के समय में, कि बहुत सारा समय में क्या हो रहा है कि हमारे जो मौसम है उनमें परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। तो कई बार किसानों को क्या उत्पादन नहीं मिल पाता अच्छा, क्योंकि जो बीजों के पकने का समय है वो ज्यादा है, मौसम बहुत जल्दी परिवर्तित हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एक समय अंतराल हो गया है, इसको कम करने के लिए ये जेनेटिक्स बीज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसको लेकर के थोड़ी सी विवाद चल रहे हैं, जो कि विश्व में भी इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। कुछ एक पक्ष जो है वो मान्यता चाह रहा है, दूसरा पक्ष मान्यता नहीं चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे सरसों के जो हमारा वाणिज्यिक फसल का है इसको मान्यता दी गई है, और आगे देखते हैं इस पर क्या होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, सरसों को मान्यता दी गई है। अभी हाल ही में श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी को 150वीं जयंती मनाई गई है इनकी। हमें यह बताना इनका जन्म कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था, सूरत में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, या बड़ौदा में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा में। डिटेल देख लेते हैं। अभी क्या है, जो आचार्य श्री वल्लभ हैं ये श्वेतांबर धारा के संत थे। जैनों में श्वेतांबर और पीतांबर होते हैं, इनमें से ये श्वेतांबर धर्म के संत थे। इनका जो जन्म हुआ था गुजरात के बड़ौदा में हुआ था 1870 के आसपास, ठीक है। लेकिन इनका जो मैक्सिमम टाइम था वो पंजाब में गुजरा था। और ये क्या थे, इन्होंने आजादी के जो हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय, उसमें भी काफी ज्यादा भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और ये पाकिस्तान का जो गुजरावाला है वहां पर इनका चतुर्मास था, इनका एक पर्व होता है। और फिर ये वापस वहां से जो, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो इनकी यात्राएं होती हैं, आपको पता है जैन समाज में ये पैदल होती हैं, तो ये वहां से लौट करके पैदल आए, फिर इन्होंने यहाँ पे पुनर्वास किया और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और आजादी के बाद जो इनका देहावसान हुआ वो आजादी के बाद 1954 में हुआ। इनकी जो यात्राएं थी इस समय, पूरी की पूरी जो एक यात्रा थी, इन्होंने लगभग बहुत सारी यात्रा करी। इनमें से मध्य प्रदेश भी हमारा एक रास्ता जहां पर इन्होंने यात्रा करी। अभी इनका 150वां वर्ष मनाया गया और उस उपलक्ष्य में 151 फीट की इनकी जो ऊंची धातु की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। और इसका जो अनावरण किया गया है वो जैतपुरा में, जो जैतपुरा जो जगह है ये राजस्थान के पाली क्षेत्र में आती है, वहां पर किया गया 151वें इनके पावन जन्म स्थली पर, ठीक है। इससे जुड़े हुए इनके बहुत सारे रचनाएं भी थी, इन्होंने रचनाओं का भी किया था। और इन्हें युग प्रधान के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन संप्रदाय के उत्थान के लिए और उसकी शिक्षाओं के लिए इन्होंने काफी कार्य किया था, इसलिए इन्हें युग प्रधान का उपनाम भी दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन होगा वो किस देश में किया जाएगा, फिजी में, नेपाल में, दक्षिण अफ्रीका में या सिंगापुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, फिजी होगा। जो अगला विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, 2023 में होगा। और इसकी जो डेट रहेगी वो 15 से 17 फरवरी रहेगी। और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा ये नाडी फिजी में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के, और संयुक्त रूप से फिजी सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, भारत सरकार का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारी जो यूएनओ है, यूएनओ में हिंदी को भी एक भाषा का दर्जा वहां पर दिया जाए आधिकारिक भाषा के रूप में। और यह पहली बार होगा कि जो फिजी है इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा, क्योंकि फिजी में 3 भाषाएं वहां पर प्रमुख है। एक तो पहले अंग्रेजी है, दूसरी फिजी है, तीसरी भाषा जो हुआ है हिंदी वहां पे आधिकारिक भाषा के रूप में है। और लगभग 30% जो वहां की आबादी है वो हिंदी भाषा बोलती है। वहां के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भी अपने भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो 6 हैं, जिसमें आपकी अंग्रेजी है, रूसी है, स्पेनिश है, चीनी है, अरबी है, फ्रेंच है। भारत सरकार की कोशिश है, हिंदुस्तान की कोशिश है कि जो हिंदी है वो 7वीं भाषा के रूप में यहाँ पर दर्ज हो। इसके लिए शुरुआत करिए, काफी प्रयास किया गया है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो अब उसकी एक आंशिक शुरुआत ये हो चुकी है कि जो यूनेस्को संगठन है वहां पर हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा है। वहां पर एक जो वेबसाइट है इसके लिए इन्होंने अलग से वेबसाइट लॉन्च करी है। इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी हिंदी भाषा में ही अपने जो कंटेंट होते हैं वो हिंदी भाषा में देते हैं। तो इसकी एक शुरुआत हो गई है और सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे कर करके 7वीं भाषा हिंदी वहां पर सम्मिलित हो जाए। हिंदी भाषा जो विश्व हिंदी सम्मेलन इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1975 में की गई थी और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था।
और ये जब आयोजित की गई थी तो उस समय पर भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे देश में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था। फिजी की बात करी जाए तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में 300 द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप समूह है और यहाँ की जो राजधानी है वो सुवा है। सुवा हमारे यहाँ की लोक भाषा में तोते को भी बोला जाता है। और मुद्रा जो है यहाँ की फिजी डॉलर है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सिंगापुर भारत, श्रीलंका भारत, बांग्लादेश भारत या अमेरिका और भारत के बीच? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर और भारत। सिम यानी सिंगापुर, बेक्स यानी भारत। तो ये दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन चल रहा है वो 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक चल रहा है और इसकी जो मेजबानी है वो सिंगापुर भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में इसका आयोजन कर रहा है। भारतीय नौसेना इसकी इस बार मेजबानी कर रही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1994 से हुई थी। शुरू में इसे जो है लायन किंग के नाम से जाना जाता था, एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से। बाद में इसका नाम बदल करके सिम्बेक्स कर दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, निम्न में से किन बेगम, भोपाल की जो एक बेगम थी, इन्हें इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? बेगम सुल्तान शाहजहां, नवाब सिकंदर बेगम, बेगम साजिदा सुल्तान या कुदसिया बेगम? बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया है। आप सभी लोग प्रश्नों के आंसर जरूर दिया करें और जो भी थोड़ी बहुत इसकी 3 से 4 लाइन की जानकारी है वो भी शेयर किया करें। इसका जो राइट आंसर होगा नवाब सिकंदर बेगम होगा। यहां पर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जो अच्छा आंसर दिया था वो देवांशु सिंह ने दिया था। इनका जो आंसर है पिन कर दिया गया है। भारती धाकड़, आपका भी जो उत्तर था काफी अच्छा था। बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। आप लोग काफी मेहनत करते हैं जानकारियों को सर्च करने में। आप लोग जो भी करंट अफेयर्स देखते हैं, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप जब इनके कमेंट है, जिन कमेंटों को एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट दिया जाता है, उनके कमेंट को एक बार जरूर पढ़ा करें, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां यहाँ पे मिल जाती है जिनको आप सर्च करने में अपना काफी समय भी व्यतीत करते हैं। और ये जानकारियां मुझे इतना विश्वास है कि आप सभी देवांशु भारती आप लोग काफी मेहनत करके लाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो भी करंट अफेयर आप लोग देखते हैं, एक बार इनके जो कमेंट्स होते हैं जिन्हें एग्जाम गुरुजी ने हार्ट दिया हुआ है, इन्हें जरूर पढ़ लिया करें। ये आपकी परीक्षाओं में काम ही आएगा। और आप यहाँ पे करंट अफेयर जो देख रहे हैं अपनी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ही देख रहे हैं। तो देवांशु, आपने जो कहा था कि ये 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत की शासिका थी, बिल्कुल सही बात है। उस समय पे क्या हुआ था कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय पे जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसको इन्होंने बंद करवा दिया था, क्योंकि उन्हें वहां पे ऐसा लग रहा था कि क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं। तो जो सिकंदर जहां बेगम है, इन्होंने क्या किया था, चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से वहां पे दरखास्त करी थी या उन्होंने उनसे परमिशन मांगी थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, इनकी चिट्ठी के बाद से वो खुल गई थी दोबारा से नमाज पढ़ने के लिए। और इन्हें इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया सर्वोच्च का पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सही बात है, इन्हें ही मिला था। लेकिन जो उस समय के तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने भोपाल में एक बेगम के लिए एक प्रशंसा पत्र लिखा था, एक कोट किया था कि राज्य से हमारे विरोधियों द्वारा धमकी दी गई थी, आपने एक महिला होकर के भी साहस, क्षमता और सफलता के साथ अपने नीतियों द्वारा मार्गदर्शित किया। इस स्थिति में किसी भी राजनेता या सैनिक को सम्मान दिया जाता, ऐसी सेवाओं को सम्मानित किए हुए बिना नहीं रहना चाहिए। ये लाइनें उन्होंने कहने के बाद बेगम को नवंबर 1861 में इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने एक तरह से सैनिक सहायता की थी। जो उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी उसको दबाने में इन्होंने मदद करी थी। और उस समय पे इन्होंने स्थापत्य कला में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जो प्राचीन मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद की नींव इन्होंने ही रखी थी। और इनके ही समय में जो भोपाल रियासत है, इसकी पहली जनगणना हुई थी। एक तरह से आप ये कहा जाए कि एक आधुनिक भोपाल के रूप में एंट्री हुई थी। और न्यायालय व्यवस्था की स्थापना भी इन्होंने करी थी। विक्टोरिया स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। और इनके समय पे काफी जो जन कल्याणकारी कार्य होते थे काफी ज्यादा हुए और इसी वजह से इनको रियासत का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर भी हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि रियासत का स्वर्णकाल किसके समय पे रहा है, निम्न में से किस बेगम के समय पे रहा है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जब 1857 के समय पे आप सभी को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम पे दोहरे नियंत्रण की जो प्रणाली है वो लागू थी।
अब वो भोपाल रियासत में इन्हीं के शासनकाल में जो दोहरे नियंत्रण की प्रणाली थी वो खत्म की गई थी, और इनकी जो पुत्री थी शाहजहां बेगम, उनको क्या हुआ था, अपना जो अगला वारिस है वो जब इन्होंने घोषित किया तो अंग्रेजों ने उसकी जो है परमिशन दी थी। अब ये क्या था, जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो ये जो है शाहजहां बेगम जो थी उनकी ये प्रमुख संरक्षक थी, एक तरह से उनकी क्या थी, प्रोटेक्टर थी। और ये इनके बारे में प्रमुख जानकारियां थी, काफी कुछ आपने बता दिया है, भारती धाकर ने भी लगभग वही जानकारी आपने दी है, ठीक है। और ये एक बात और मैं आप लोगों के यहाँ पे बता दूं कि ये भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी उस समय पे, जिन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा करी थी। 1864 में इन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा करने वाली पहली महिला शासिका थी। ये सारी जानकारियां थी, आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क, निम्न में से किन बेगम ने 1918 में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की स्थापना की थी? स्वाभाविक है ये भोपाल की जो बेगम थी उन्हीं में से किस कोई एक है, बेगम सुल्तान शाहजहां, नवाब सिकंदर बेगम, बेगम साजिदा सुल्तान या कुदसिया बेगम। आप सभी लोग इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। हो सके तो इसके बारे में कुछ जानकारियां जो मैं हमेशा कहता हूं, 3 से 4 लाइनें, ज्यादा हो सके तो मिनिमम 3 लाइनें तो आप कम से कम जरूर कमेंट करके लिखें। अधिकतम हो सकती जानकारी तो जरूर शेयर करें। मैं इतना दावे के साथ आप सभी को बोल रहा हूं कि जो लोग भी इसमें कमेंट बॉक्स में 3 से 4 लाइनें भी शेयर कर रहे हैं, आने वाले समय में यदि यहां से उनको परीक्षाओं में प्रश्न टकराते हैं तो उनसे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और वो आंसर राइट करके ही आएंगे, क्योंकि वो जानकारियों को कई बार पढ़ने के बाद ही कमेंट करते हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, और आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के एग्जाम हो रहे हैं, नए नए प्रश्न खोज करके ला रहे हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है। उसके बाद हम इतिहास की बहुत मोटी मोटी किताबें ढूंढ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं इतिहास के सब्जेक्ट में मध्य प्रदेश के। लेकिन इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम धीरे धीरे बहुत सारी अपनी जो जानकारियां हैं वो फिर से अपडेट कर लेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को यहाँ पे नए प्रश्नों से रूबरू कराऊं, नए प्रश्न लेकर के आऊं, ताकि वो पुराने जो घिसे पिटे प्रश्न है उनको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूं। फिर हमारी मुलाकात होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।